मेरा नाम है चार्ली और आप देख रहे हैं मनी हंटर्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह उन सर्किट्स को सॉल्व किया जाए जिसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आते हैं। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है। जैसा कि हम पीछे अपने टॉपिक सीखते आ रहे हैं, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस वगैरह, तो उससे आज थोड़ा हट के है। तो टेक्निक सारी वही वाली यूज़ होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा उससे जो है एडवांस आ गया, क्योंकि आपको पता है कि अब सिंपल चीज़ों से हमने थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना है। तो अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लें। मैंने लिंक जो इनका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो चलें हम अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखता कैसे है। असल में अगर देखा जाए तो असल में जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरह की होती है। ये मेरे पास 741 आईसी है जिसकी 8 पिन्स हैं, और जो थ्रेटिकली आईसी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कुछ इस तरह किया जाता है। एक ट्रायंगल सी शेप होती है, उसके दो टर्मिनल्स, बल्कि उसके जो हैं 4 टर्मिनल्स होते हैं। ये ऊपर वाले दो, और 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, और ये 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, और एक उसका आउटपुट टर्मिनल होता है। तो हमें अभी जो है हमने इसकी बात नहीं करनी है, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरह हमारे जो इसको हम असल में जो है वो किस तरह का लगता है, तो इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। अक्सर आप मदरबोर्ड्स के ऊपर जो ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में से निकलते हैं, उनके ऊपर आप देख सकेंगे कि इस तरह करके आईसीज होते हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई आईसी 741 आईसी हो, और इसकी 8 पिन्स होती है जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो अब मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कि 8 पिन्स क्या करती हैं और इनके नाम क्या क्या हैं, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के मतलब क्या, इसका ओपन लूप गेन क्या है, इसका वैसे गेन क्या है। मैं सिर्फ आपको सर्किट्स के अंदर ही जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसके यूजेस के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किस तरह का होता है, नॉन इन्वर्टिंग वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। लेकिन हमारा काम सिर्फ अभी इसको सर्किट्स के अंदर जो है किस तरह इसको यूज़ करना है, किस तरह सॉल्व करना है, इसको जो है देखते हुए, तो उससे उस तक है। क्योंकि YouTube भरी पड़ी है हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग और उसकी थ्योरी के बारे में। हमने इसका सिर्फ आज जो है सर्किट्स के अंदर क्या रोल है उसकी तरफ गौर करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास इसकी 2 टर्मिनल्स होती हैं, इनको इनपुट टर्मिनल्स कहता है। और ऊपर जो ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये वाली, ये जो मेरे पास वर्टिकल 2 टर्मिनल्स है, इसका भी हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमने इसको ड्रॉ किया ताकि पूरी जो हम डायग्राम उसको बता सकें। हमारा जो काम होगा सिर्फ इन 3 टर्मिनल से होगा, ये 2 इनपुट टर्मिनल से और एक ये आउटपुट टर्मिनल से। तो सर्किट्स के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को समझने के लिए सिर्फ हमें 2 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात ये कि हमारी के क्या उसका नाम है कि हमारे इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है इनकी टर्मिनल्स के अंदर, इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है, जिसको मैंने इधर ब्लैक से जो है सर्कल कर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से यहाँ पे कोई करंट जो है एंटर नहीं करता। तो सबसे पहली बात मेरी ये हुई कि इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर, ये जो मेरे पास इनपुट टर्मिनल्स है, कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर, इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर कोई भी करंट जो है फ्लो इन नहीं करेगा। ठीक है, इनपुट टर्मिनल्स के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमारी पहली इसकी जंप्शन है। ठीक है, और दूसरी जंप्शन ये है कि एक टर्मिनल के ऊपर जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारे दूसरे टर्मिनल के ऊपर भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल के ऊपर V वोल्टेज है, तो मेरे इस नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर भी V वोल्टेज ही हो जाएगा। या सपोज मेरे पास इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे 5 वोल्ट्स है, तो इस नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर भी मेरे पास 5 वोल्ट्स ही हो जाएगा। तो ये 2 जंक्शंस हैं कि इनपुट टर्मिनल्स के अंदर कभी भी हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, और इनपुट टर्मिनल के एक टर्मिनल के ऊपर जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज उसके दूसरे टर्मिनल के ऊपर भी हो जाएगा, और आउटपुट टर्मिनल के ऊपर करंट जो है फ्लो आउट करता है।
बस इनपुट टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। तो ये दो एग्जम्पशंस अगर आपको अच्छी तरह याद रखेंगे तो ये हमारे सारे के सारे सर्किट्स इसी के ऊपर बेस है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अपने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की। तो सिंपल क्या हमने करना होता है कि हमारे जो ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ नोडल एनालिसिस है। इसको सर्किट के अंदर सॉल्व किस तरह करना है, सिर्फ नोडल एनालिसिस के जरिए। ठीक है, जिसको नोडल एनालिसिस आता है उसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दो जंक्शंस याद करनी है कि करंट एंटर नहीं करता इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर, और जो ए टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज होता है वो दूसरे के ऊपर होता है, और नोडल एनालिसिस आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपने पिछले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसे जाके देख लें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अब हम अपने काम की तरफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला अपना सर्किट पकड़ लेते हैं। तो इसके ऊपर हमने वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सर्किट के ऊपर जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दरअसल जो माइनस वाला टर्मिनल होता है ना उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो प्लस वाला टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस आगे कनेक्टेड है एक इनपुट वोल्टेज के साथ, और इसके बाद फीडबैक के लिए हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लगी है जिसका नाम R2 है, और हमें कहा गया है कि आपने वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दो असम्पशंस को हमने याद रखना होगा। पहली असम्पशन क्या थी कि कोई भी करंट, पहली असम्पशन क्या थी कि जो भी मेरा एक इनपुट टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज होगा वही मेरा दूसरे इनपुट टर्मिनल के ऊपर भी वोल्टेज होगा। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो प्लस वाला टर्मिनल है इसके ऊपर 0 वोल्ट्स है। किस तरह 0 वोल्ट्स मुझे पता लगा, ये ग्राउंड का ऑप्शन साइन उन्होंने दिया हुआ है। तो प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर या फिर जो है, अब मैं प्लस या माइनस ही बोलूँगा क्योंकि ये ज़रा जल्दी हो जाता है, तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में थोड़ी देर लगती है। तो प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर 0 वोल्ट्स है, किस तरह पता चला, ग्राउंडिंग की वजह से। तो अगर प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर मेरे पास 0 वोल्ट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर भी 0 वोल्ट आ गया। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोड हमारी इधर बनी हुई है इसके ऊपर भी 0 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहली हमारी जंक्शन जो है हमने यूज़ कर ली है कि इधर अगर 0 वोल्ट है, प्लस के ऊपर 0 वोल्ट है, तो इस वाली नोड के ऊपर भी 0 वोल्ट ही आ जाएगा। क्योंकि देखें ये एक जैसे हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे 5 वोल्ट्स है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि इस वाले कंडक्टर के ऊपर अगर हम कहीं पे भी चले जाएं, जैसे इस नोड पे आ जाए तो यहाँ पे भी तो 5 वोल्ट होगा, और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी तो 5 वोल्ट होगा। तो इसी का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे 0 वोल्ट्स है इस वाले इनपुट टर्मिनल, तो इस नोड के ऊपर भी 0 वोल्ट है। तो हमारी पहली असम्पशन जो थी हमने उसको यूज़ कर लिया और हमें पता चल गया कि हमारे नेगेटिव वाले के ऊपर कितना है, 0 वोल्ट्स आ गया। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे इनपुट टर्मिनल्स के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मेरे यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा और ना ही मेरे यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे एक नोड अपनी मिल गई है। ठीक है, अब हम इस नोड को यूज करते हुए यहाँ पे नोडल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो नोड है यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस कर लेंगे, और नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का क्या मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अभी देखें इस वाली ब्रांच के अंदर तो हमारा जा ही नहीं सकता करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो करंट है वो कौन सी दो ब्रांचेस में जा सकता है, इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में। यहाँ पे मेरा इस वाली ब्रांच के अंदर करंट नहीं जा सकता, मैंने भी आपको वजह इसकी बता दिया। तो मेरा इस वाली ब्रांच के अंदर और इस वाली ब्रांच के अंदर फ्लो आउट करंट करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरा करंट फ्लो आउट कर रहा है तो यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस जो है यूज कर लूंगा। अब नोडल एनालिसिस करूंगा यहाँ पे, तो ये देखें ये वाला करंट मेरा, ये वाला अगर ये वाली ब्रांच देखी जाए जिसके ऊपर R2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट मेरा 0 से V0 की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास V0 है। तो यहाँ पे देखा जाए इस वाली ब्रांच के अंदर तो मेरे पास 0 से V0 की तरफ फ्लो कर रहा है, और बीच में एक रेजिस्टेंस R2 की है। तो मेरे पास यहाँ इस वाली ब्रांच की जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, 0 माइनस V0 ओवर R2। अब ये वाली ब्रांच मेरी हो गई। अब मैंने इस वाली ब्रांच के ऊपर आना है, तो यहाँ वाली ब्रांच की जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे देखें मेरा 0 से VIN की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा है, और बीच में एक रेजिस्टेंस R1 की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस VIN ओवर R1।
अब ये देखें, ये वाली ब्रांच भी कंप्लीट, ये वाली ब्रांच भी कंप्लीट। अब यहाँ पे तो कोई नोडल एनालिसिस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज़ अटैच नहीं है, तो इसलिए एक ही इक्वेशन बनेगी और इसको मैं इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा। अब मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, तो जब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी, माइनस वी नॉट ओवर आर टू और माइनस वी आई एन ओवर आर वन। अब मैं इसको जब इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया, सॉरी जगह मेरी थोड़ी कम पड़ेगी तो इसको मैं यहाँ पे कर हूँ, तो यहाँ पे मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, माइनस वी नॉट ओवर आर टू इज इक्वल टू वी आई एन ओवर आर वन। अब मैंने यहाँ पे जो है इस वी आई एन को यहाँ पे ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो वी नॉट ओवर वी आई एन और ये आर टू मैं वहाँ ले गया, माइनस आर टू ओवर आर वन। तो ये मेरे पास वी नॉट की वैल्यू, जस्ट अगर हमने सिंपल वी नॉट की वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते कि आर टू को वहाँ पे लेके जाके ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए माइनस साइन भी वहाँ भेज देते, लेकिन मैंने असल में ये काम इसलिए किया है क्योंकि ये मेरे पास इसका गेन बन गया जिसको हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इसका गेन आ गया, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन, और गेन माइनस आर टू ओवर आर वन। अगर आपको वी नॉट कैलकुलेट करना है तो आप इधर से ही वी नॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह कि जस्ट आपने आर टू को वहाँ पे ले जाना है, ऊपर वी आई एन से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस साइन भी वहाँ कर देना, तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा वी आई एन आर टू ओवर आर वन माइनस। ठीक है, तो ये मेरे पास वी नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और यहाँ से मैंने इसका गेन भी निकाल लिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास सर्किट था, ये मेरे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसको सिग्नल दिया जाएगा वो एम्पलीफाई भी होगा और साथ में 180 की फेज शिफ्ट भी आ जाएगी। किस तरह आएगी ये आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब, क्योंकि इन चीज़ों से भरी पड़ी है थ्योरी से, तो मैं थ्योरी की इस वक्त यहाँ पे बात नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे कि हम ये अपना सर्किट सॉल्व करेंगे। अब इस वाले सर्किट को सॉल्व करने के लिए जब देखा जाए तो ये वाला सर्किट जो है मेरा, ये वाले सर्किट की अभी यहाँ पे देखें कि ये वाले सर्किट के अंदर मेरे प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर वी आई एन वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर भी वी आई एन हो गया। ठीक है, क्योंकि जो एक टर्मिनल पे होता है वही दूसरे टर्मिनल के ऊपर भी होता है। तो अभी देखें, यहाँ पे करंट तो फ्लो इन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं वैसे ही क्रॉस लगा रहा हूँ। करंट कहाँ पे फ्लो कर सकता है, यहाँ पे फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे हम सिंपल नोडल एनालिसिस कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमने अपना नोडल एनालिसिस किया तो यहाँ देखें वी आई एन से आर वन वाली ब्रांच के अंदर वी आई एन से मेरा 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी आई एन से करंट मेरा 0 वोल्ट के ऊपर जा रहा है और बीच में आर वन की रेजिस्टेंस है, तो मेरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वी आई एन माइनस 0 ओवर आर वन। अब इसी तरह अब इस वाली ब्रांच के अंदर देखा जाए तो इस वाली ब्रांच के अंदर मेरा करंट वी आई एन से वी आउट की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर वी आउट वोल्टेज है, वी आउट की तरफ जा रहा है और बीच में रेजिस्टेंस मेरी आर टू की लगी है, तो मेरे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी वी आई एन माइनस वी नॉट ओवर आर टू। अब ये देखें सारी की सारी ब्रांचेस खत्म, तो इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मुझे अपने वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से मेरे पास जो मेरे वी नॉट की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। इसको मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है तो ताकि मेरा जो टाइम बच जाए। तो सिंपल मैथमेटिक्स के ज़रिए आपने कोई चीज़ उधर भेजनी, कोई चीज़ उधर, एलसीएम और प्लस माइनस ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है इतना। तो जो मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी वी नॉट इज इक्वल टू वी आई एन इंटू 1 ओवर आर टू ओवर आर वन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरह मेरी ये वैल्यू आई तो आप जो है इसको सिर्फ इस तरह करें कि वी नॉट को इधर रहने दें और बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दें। तो ये मेरा जो सर्किट है ये मेरे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके ऊपर वोल्टेज दिया जाएगा वो एक तो एम्पलीफाई भी होएगा और उसके अंदर फेज शिफ्ट भी 180 डिग्री की नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास दो सर्किट्स तो हो गए थे जिसके हमने अंदर सिर्फ वेरिएबल्स को यूज़ किया था। अब हम अपनी अगली एग्जांपल देखेंगे तो हमें मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मैं अपनी अगली एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गई मेरी एक और एग्जांपल। अब मुझे कहा गया है, पहले तो मुझे वेरिएबल्स दिया था
अब R1 R2 और VIN वगैरह दिया था। अब मुझे उसने कहा एक डायग्राम दे दी है और उसके अंदर उसने मुझे कांस्टेंट की वैल्यू भी बता दी, मुझे कहता है V नॉट कैलकुलेट करें। तो हम ठीक है, हम शुरू कर देते हैं अपना काम। तो हमने अपना काम शुरू किया। तो ये देखें, सबसे पहले अगर मैं इस प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर जो ऊपर की तरफ है देखा जाए तो प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर 1 वोल्ट है, नीचे तो कोई भी हमारे पास वोल्टेज नहीं है। कई बच्चे सोच सकते हैं कि देखें ये ग्राउंड हुआ है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा, नहीं, बल्कि ग्राउंड हुआ है तो साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, इसलिए यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं आ सकता। लेकिन देखा जाए तो ये प्लस वाला टर्मिनल 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो मेरे पास वोल्टेज आएगा वो +1 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या हुई, अगर इधर 1 वोल्ट है तो इधर भी 1 वोल्ट होगा, +1 वोल्ट होगा। अगर इधर +1 वोल्ट है तो इस नोड के ऊपर भी +1 वोल्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब पहली जंक्शन तो हमारी ट्रू होगी। अब हम दूसरी जंक्शन लेंगे कि हमारे इनपुट टर्मिनल्स के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ्लो ही नहीं कर सकता। अब मेरा करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मेरा जो करंट है अब वो इस तरफ को फ्लो करेगा और मेरा करंट इस तरफ को फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब मुझे V नॉट की अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल नोडल एनालिसिस करूंगा और कुछ नहीं। यहाँ पे फ्लो नहीं करता इसलिए इसकी इक्वेशन ही नहीं बनाएंगे। यहाँ पे फ्लो करता है तो यहाँ पे देखें 1 वोल्ट से मेरा V नॉट की तरफ जो है, ये देखें इधर 1 वोल्ट है तो मेरा करंट इधर से फ्लो करता करता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे V नॉट है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो करंट है वो 1 से V नॉट की तरफ फ्लो कर रहा है और बीच में एक रेजिस्टेंस 10 ओम की है। तो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन इसकी बनेगी इस ब्रांच की 1 - V नॉट ओवर 10। अब इसी तरह इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा 1 वोल्ट से 0 वोल्ट के ऊपर जो है करंट फ्लो कर रहा है, बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम की, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 0 ओवर 1 = 0। अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हुए मैं यहाँ पे V नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा। इक्वेशन तो हमारे पास बन गई है और V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे जो हमारे पास V नॉट की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 2 वोल्ट्स = 2 वोल्ट्स। तो इस तरह ये मैंने अपने V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं अपनी एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेता हूँ। दरअसल हर पिछली एग्जांपल से हमारी नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी जो है ज़्यादा थोड़ी एडवांस होती जाती है, ताकि हम हर टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए जो है सारी टाइप्स के क्वेश्चन को लेके आता हूँ, ताकि किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर उन्होंने मुझे V नॉट की वैल्यू को कहा है कि V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपने वाले ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से अलग कर लेते हैं। दरअसल ये सारे सर्किट्स आज मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए थे ताकि टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर कवर हो जाए। तो सॉरी इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार करना होना पड़ रहा है, लेकिन चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। तो मुझे V नॉट की वैल्यू का कहा क्या है, तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो हमें नहीं वोल्टेज पता लगता, क्योंकि 5 वोल्ट्स यहाँ है तो सही, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस पे आई है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ आते आते कोई ना कोई ड्रॉप आ ही जाएगा। लेकिन अगर प्लस के ऊपर देखा जाए, इसके प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर जो कि इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो उसके ऊपर 4 वोल्ट्स +4 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट्स हमारे पास होगा, ये 4 वोल्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर पहली जंक्शन को देखा जाए, अगर यहाँ पे 4 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस वाले नोड के ऊपर भी +4 वोल्ट्स का वोल्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना सिंपल नोडल एनालिसिस को यूज करेंगे और अपने V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दूसरी जंक्शन देखी जाए तो इस ब्रांच के अंदर करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने वहां पे क्रॉस लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस वाली ब्रांच के अंदर भी करंट का डायरेक्शन फ्लो आउट करवा दूंगा और इधर भी फ्लो आउट करवा दूंगा। अब मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें इस वाली 1 ओम वाली ब्रांच के अंदर जो मेरे पास आ जाएगा, जो इस ब्रांच की इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, 4 - 5 ओवर 1 प्लस 4 माइनस यहाँ पे मेरे पास देखें V नॉट है तो V नॉट ओवर 14। अब दोनों ब्रांचेज होंगी तो =0 करेंगे। और अब जो हमने अपनी V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से जो V नॉट की हमारे पास वैल्यू आएगी सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए, वो मेरे पास आ जाएगी -12 वोल्ट्स। तो ये मेरे पास -12 वोल्ट्स जो है वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी
थोड़ी सी और एग्जांपल्स एक एग्जांपल दो एग्जांपल सॉरी और देख लेंगे ताकि हमें फुली कॉन्सेप्ट इसका पता लग जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी और इससे एडवांस हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से सब चीज़ें समझ आ जाए। तो ये मैंने अपनी एक और एग्जांपल ले ली है और अब इसके अंदर मुझे वी नॉट कहा गया है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोड्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मेरे पास एक ये नोड आ गई है और एक ये नोड आ गई है, एक ये नोड और एक ये नोड आ गई है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे जब नोडल एनालिसिस शुरू करेंगे तो अब इसका क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना तो हमें पता है कि इस नोड के ऊपर क्या वोल्टेज है, ना हमें पता है इस नोड के ऊपर क्या वोल्टेज है, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 वोल्ट्स है लेकिन आगे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं पता। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 ओम की रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स आया, इसलिए हमें यहाँ पे भी जो है वोल्टेज नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक नोड के ऊपर अपने से कोई वोल्टेज ज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई वोल्टेज पता ही नहीं है तो इसलिए फिर हम अपने से ज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने से इस प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर V1 वोल्टेज ज्यूम करता हूँ। तो आपको पता है पहली जंक्शन के मुताबिक अगर यहाँ पे प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर V1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये नेगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर भी V1 ही होगा। अब मुझे अपने वोल्टेजेस पता लग गए हैं जो कि मैंने खुद ज्यूम की हैं, तो सिंपल मुझे अपने जो है नोडल एनालिसिस यहाँ पे करना है। अब नोडल एनालिसिस करना है तो हमें दूसरी असम्पशंस अगर याद रखें तो इधर भी करंट फ्लो इन नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे करंट फ्लो इन करेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो आउट करा देंगे करंट, यहाँ पे भी फ्लो आउट करवा देंगे, यहाँ पे भी फ्लो आउट करवा देंगे, यहाँ पे भी फ्लो आउट करवा देंगे। और ये मेरे पास वी नॉट था जिसकी वैल्यू को मैंने इवैल्यूएट करना था। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर वाली नोड के ऊपर जाते हैं और ऊपर वाली नोड को मैं जो है रेड कर देता हूँ ताकि सॉरी वो तो ब्लैक हो गया, तो खैर ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि हमें जो है पता तो रहे कि ऊपर वाली नोड है। तो ऊपर वाली नोड के ऊपर जब मैं नोडल एनालिसिस करूँगा, सबसे पहले देखें यहाँ से करंट मेरा V1 से +5 वोल्ट्स की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा V1 - 5/5 ओम की रेजिस्टेंस जो लगी है। उसके बाद मेरा करंट यहाँ V1 से V0 की तरफ जा रहा है और बीच में रेजिस्टेंस है 40 ओम की, तो मैं कर दूंगा V1 - V0/40। अभी देखें ये वाली ब्रांच भी कंप्लीट होगी और ये वाली ब्रांच भी कंप्लीट होगी, तो इस नोड के ऊपर हमारी जितनी भी ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रही थी वो खत्म हो गई हैं, तो मैं करूँगा = 0। तो अब हम यहाँ पे तो ये वाली ब्रांचेस सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी जो है नोडल एनालिसिस कर देते हैं और इसकी इक्वेशन इस वाली की इक्वेशन दोनों की एक साथ लिख देते हैं, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो पहले हम हर नोड की इक्वेशन को अलग अलग लिखते थे, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी हर नोड की इक्वेशन को जो अलग अलग लिखेंगे। तो मेरे पास इस नोड के ऊपर जितनी भी ब्रांचेस थी वो खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं = 0 कर दूंगा। अब मैं नीचे वाली नोड के ऊपर आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे मेरा V1 से 0 पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये वाली पूरी जो है नीचे वाली ब्रांच ग्राउंड हुई भी है। तो V1 से 0 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं लिखूंगा V1 - 0/20, क्योंकि 20 ओम्स की रेजिस्टेंस है बीच में। और इसके बाद यहाँ V1 से +2 वोल्ट्स की तरफ फ्लो कर रहा है और बीच में 5 ओम की रेजिस्टेंस है, तो मेरे पास आ जाएगा V1 - 2/5 = 0। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने जो है अपना जो है V0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस वाली इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास जो V1 की वैल्यू आएगी, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी मेरे पास V1 = 1.6 वोल्ट्स। अब 1.6 वोल्ट्स मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई। अब जो भी मेरे पास V1 आया होगा ये V1, अब मैं इसको अपनी ये जो मैंने इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इस V1 को अब मैं अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो जब मैंने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो V1 की जगह जहाँ पे भी मुझे V1 नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं 1.6 डाल दूंगा। तो V1 - 5/5 + 1.6 - V0/40 = 0। अब जहाँ पे भी मुझे अपना V1 नज़र आया मैंने उसकी जगह 1.6 वैल्यू असाइन कर दी। तो अब मैंने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे से मेरे पास V0 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V0 =
24.1। तो यहाँ से मेरे पास अपने वी नॉट की वैल्यू आ गई, जो कि आ गई 24.1 वोल्ट्स। तो इस तरह मैंने अपनी वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं यूज़ हुए हैं। तो ये मेरे पास मेरी लास्ट एग्जांपल आ गई। तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है यूज़ हुए हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। मुझे पता है कि थोड़ी सी जो है मुश्किल सी इसका सर्किट है, लेकिन बिल्कुल आपने जो है घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे नोड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमारे पास पहला नोड आएगा एक ये वाला नोड, दूसरा नोड आएगा मेरे पास ये वाला, तीसरा नोड आएगा मेरे पास ये वाला, और यहाँ पे तो एक नोड है ही जिसकी वैल्यू है वी नॉट। अब सबसे पहले तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे नोड्स के ऊपर हमने देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या वोल्टेज है। तो ये देखें, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस जो टर्मिनल है वो ग्राउंड हुआ है। तो अगर ये वाला प्लस टर्मिनल ग्राउंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टर्मिनल है, सॉरी ये वाली जो नोड है, इसके ऊपर भी 0 वोल्ट्स आ गया। अब इसके बाद इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर बात कीजिए तो इसका भी प्लस टर्मिनल ग्राउंड है, तो इसका मतलब माइनस टर्मिनल पे भी इसका 0 वोल्ट आ गया। और यहाँ पे तो वी नॉट है ही जिसको हमने कैलकुलेट करना है। अब मेन बात है यहाँ पे इसके आउटपुट पे। इसके आउटपुट पे हमारे पास कोई भी इन्होंने वोल्टेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई भी इसने वोल्टेज नहीं दिया हुआ, क्योंकि हम क्या करते थे अपने पिछली वाली एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास इतनी हो जाती थी एग्जांपल, ठीक है, इतनी हमारे पास एग्जांपल हो जाती थी इतनी। और यहाँ पे उसने हमें कह दिया था कि वी नॉट फाइंड करने, लेकिन अब उसने हमें मजीद आगे इस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया एक और ऑपरेशन एम्पलीफायर से, और फिर वो हमें कहता है कि दूसरे का जो आउटपुट है इसके ऊपर बताएं। तो जाहिर बात है यहाँ पे भी तो कोई आउटपुट आया होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना आउटपुट है। तो यहाँ पे हम अपने से भी कोई भी जो है एज्यूम कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे V1 को एज्यूम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे V1 जो है वोल्टेज एज्यूम कर लिया, तो सिंपल नोडल एनालिसिस करेगा यहाँ पे होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि नोडल एनालिसिस हमारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो V1 जहाँ पे, यहाँ पे हमारा नोडल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखें, पहली अजम्पशन यूज़ कर ली, अब दूसरी अजम्पशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ना यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और ना सॉरी यहाँ पे तो करेगा, और ना यहाँ पे मेरे पास करंट फ्लो करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोडल एनालिसिस करूँगा। तो सबसे पहले इसको देखा जाए तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच के अंदर तो मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस V1/6। अब इसके बाद मैं इस वाली ब्रांच के ऊपर देखता हूँ जहाँ पे -1 वोल्ट कनेक्ट है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास आएगा 0 माइनस -1/2। अब -1 क्यों आया? -1 असल में इसलिए आया क्योंकि देखिए मेरा करंट यहाँ पे माइनस के अंदर एंटर कर रहा है। तो क्योंकि जब भी करंट माइनस के अंदर एंटर करता है तो माइनस साइन एक अपने से लगाना होता है हमने। अब ये वाली ब्रांच पे हो गया। मैं इस वाली ब्रांच की जब बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा 0 माइनस 2/3। तो ये मेरी सारी ब्रांचेस खत्म हो गई इस नोड के ऊपर जितनी भी थी, तो मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मेरे पास ये वाला मेरा नोड हो गया। अब मैं अपने इस वाले नोड के ऊपर आके बात करूंगा। ये वाला नोड मैं लूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद एंड पे लूंगा मैं इसको। तो यहाँ पे देखें तो यह पहली वाली ब्रांच के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो करंट मेरे पास आएगा इसको मैं अपने से एक 1 इक्वेशन कहता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो करंट होगा 0 माइनस V0/2। इसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आया तो इस वाली ये 1 ओम वाली ब्रांच के अंदर तो 0 माइनस 3/1। इसके बाद मेरा ये 3 ओम वाली ब्रांच के अंदर तो ये देखें 0 से V1 की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो 0 माइनस V1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास दूसरी ब्रांच होगी। अब सिर्फ इन दो यहाँ पे दो ही इक्वेशंस बनेगी। अब मेन मसला आता है बच्चों को कि यहाँ पे क्यों नहीं कोई इक्वेशन बन सकती, ठीक है, ये V1 के ऊपर क्यों नहीं कोई इक्वेशन बन सकती। तो हमने अजम्पशन क्या यूज़ की थी? पहली अजम्पशन फिर रिपीट करता हूँ कि हमारी पहली अजम्पशन ये थी कि जो भी वोल्टेज एक टर्मिनल के ऊपर होएगा दूसरा वोल्टेज दूसरी टर्मिनल के ऊपर भी वही वोल्टेज होएगा, और कभी भी इनपुट टर्मिनल्स के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि आउटपुट टर्मिनल से कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। मैंने ये ज़रूर बोला था कि इनपुट टर्मिनल में कोई करंट फ्लो नहीं करता, पर ये नहीं बोला था कि आउटपुट टर्मिनल में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस वाले टर्मिनल में, ये जो भी टर्मिनल है हमारे पास, इसके अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा।
अब क्या होगा कि हम इस वाली ब्रांच के अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरफ ले लेंगे, इस वाली के अंदर इस तरफ ले लेंगे और इस वाली के अंदर इस तरफ ले लेंगे। इसका करंट जो है, इसको इजीली जो हम केसीएल अप्लाई करके इसका भी करंट निकालेंगे, इसका भी। लेकिन मेन मसला आता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि देखें यहाँ पे हम किस तरह करंट निकालेंगे। अपने इस वाले नोड से इस वाले पॉइंट तक जो करंट हमारा इधर को फ्लो कर रहा होगा उसको तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी हम आउटपुट पॉइंट के ऊपर, आउटपुट टर्मिनल के ऊपर या फिर आउटपुट नोड के ऊपर ऑपरेशन एम्पलीफायर्स के नोडल एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हम उसकी सारी ब्रांचेस से करंट तो वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रांच ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर जा रही होती है वहाँ से करंट की वैल्यू को जो है ईजिली मेजर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा, दोनों इक्वेशंस बन गई। अब जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये दोनों इक्वेशंस को तो इसको सॉल्व करने के बाद इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर से जो हमें V1 की वैल्यू मिलेगी वो कुछ होगी, V1 इज इक्वल टू -1 वोल्ट। अब इस वाली V1 की वैल्यू को हम सिंपली इस V0 की वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास V0 की वैल्यू आ जाएगी -5.3 वोल्ट्स। तो इक्वेशंस को कैलकुलेटर के ज़रिए, मतलब जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, उसको कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरह हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं आती तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो लेक्चर बना दिया, तो आप वो भी देख लें ज़रूर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट्स को कि किस तरह सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।